हेलो डीएवियंस, मेरा नाम है मनीष। वेलकम टू डीएवी गुरु। आज हम लोग क्लास 5 का साइंस पढ़ने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है प्लांट्स। इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है, इसलिए इसको हम लोग 2 से 3 पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। अगर ये चैप्टर आपके स्कूल के सिलेबस में है तो आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अगले पार्ट्स का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। इस चैनल पर आपके ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट्स का वीडियोज़ आपको मिल जाएगा। उनको देखने के लिए सिंपली आपको यूट्यूब पर डीएवी गुरु सर्च करके इस चैनल पर आ जाना है। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पर आपको हर क्लासेस का अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगा, जहाँ से आप अपने क्लासेस के वीडियोस को बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर डेली नए वीडियोस भी ऐड होते रहते हैं। तो अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चैप्टर को पढ़ना शुरू करने से पहले ब्रेन मैपिंग जल्दी से कर लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि आखिर कौन कौन सा टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड। प्लांट्स फूड कैसे बनाते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जन्म कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 2 तरीके से जन्म होता है दूसरे प्लांट्स का। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा सीड डिस्पर्सल। प्लांट्स के जो सीड होते हैं ना, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले जाते हैं, उसके बारे में इसके अंदर में हम लोग पढ़ेंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जितना सारा टॉपिक यहाँ पर दिया है सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कहीं से भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। प्लांट्स नीड एनर्जी इन मच द सेम वे एज ह्यूमंस, एनिमल्स एंड बर्ड्स। आपको पता है कि ह्यूमंस को, एनिमल्स को और बर्ड्स को एनर्जी चाहिए होता है। बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए। अब ये प्लांट्स एनर्जी का करते क्या हैं? दे नीड एनर्जी टू ग्रो। उनको ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए एनर्जी का जरूरत पड़ता है। टू रिप्रोड्यूस देयर वर्न आउट पार्ट्स। प्लांट का अगर कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है। टू गेट रिड ऑफ वेस्ट। प्लांट की बॉडी में जो वेस्ट का प्रोडक्शन होता है उसको निकालने के लिए भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है। एंड टू रिप्रोड्यूस। नए प्लांट्स को जन्म देने के लिए भी एनर्जी का जरूरत पड़ता है। लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो गेट द एनर्जी दे नीड फ्रॉम फूड। जैसे बाकी के ऑर्गेनिज्म को एनर्जी चाहिए ना, और वो एनर्जी उनको फूड से मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से प्लांट्स को भी जो एनर्जी चाहिए ना, वो उनको फूड से ही मिलता है। प्लांट्स आर स्पेशल बिकॉज दे सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ऑन फूड। प्लांट्स जो होते हैं ना, थोड़ा सा अलग होते हैं हम लोगों से। ये थोड़ा सा स्पेशल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपना फूड खुद से बनाते हैं। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हम लोग भी तो अपना फूड खुद से बनाते हैं, तो हम लोग भी तो प्लांट्स की तरह हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए किसी दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। अभी हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, अगले टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है। लेकिन अगर हम लोग अपनी बात करें तो हमें अपने फूड को बनाने के लिए प्लांट्स पे और बाकी के दूसरे लिविंग थिंग्स पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। यहाँ तक हम लोग जितना कुछ पढ़े उसमें ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट्स जो होते हैं उनको एनर्जी क्यों चाहिए होता है, तो आपको ये वाला लाइन आंसर में लिखना पड़ेगा। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। इसी के बारे में यहाँ पर हम लोग को डिटेल में जानना है। अ प्लांट मेक्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स। प्लांट्स जो होते हैं अपना फूड कहाँ पर बनाते हैं? अपने हरे पत्तों में अपना फूड बनाते हैं। दस ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। इसीलिए ग्रीन लीव्स जो होते हैं ना, हरे पत्ते जो होते हैं, उनको हम लोग प्लांट्स का फूड फैक्ट्री भी बोलते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वह प्रोसेस जिससे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ना अपना फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस, 2 अलग अलग वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड है फोटो और दूसरा वर्ड है सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट मतलब रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब एक साथ मिलाकर रखना। ये जो प्लांट्स होते हैं ना, वो लाइट को कलेक्ट करते हैं, लाइट को पुट टुगेदर करते हैं, और उसके बाद उससे वो अपना फूड बना लेते हैं। यहाँ पर आप इस वाले लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। प्लांट्स को फूड बनाने के लिए सबसे पहला चीज़ जो चाहिए वो है सन का लाइट। ये तो हम लोग सीख लिए। इसके अलावा और क्या क्या चाहिए प्लांट्स को, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग को बताया गया है। प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके अलावा प्लांट्स को और 2 चीज़ चाहिए, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर में प्रेजेंट होता है,
और वाटर भी चाहिए जो कि लैंड में प्रेजेंट होता है। दीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, प्लांट्स इसको लेता है और उसके बाद सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये उसको फूड में कन्वर्ट कर लेता है। सनलाइट तो आपको पता है सूरज की रोशनी, लेकिन ये क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो कि ग्रीन प्लांट्स के लीव्स में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल जो है ना हमारे बॉडी में नहीं पाया जाता है। अगर हमारे बॉडी में भी क्लोरोफिल पाया जाता ना तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते, वाटर ले लेते और जाकर धूप में खड़े हो जाते और हमारे बॉडी में अपने आप फूड प्रिपेयर हो जाता, हम लोग को खाना भी नहीं पड़ता। जितने भी कंपोनेंट्स प्लांट्स को चाहिए फूड बनाने के लिए, उन कंपोनेंट्स को प्लांट्स कहाँ से लेते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना प्लांट्स एयर से लेते हैं, हवा से लेते हैं, और किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू लेते हैं। अब ये स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा जो है ना छोटा छोटा पोर्स होता है, छोटा छोटा होल्स होता है प्लांट्स के लीव्स में, उसी के बारे में यहाँ पर दिया है। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। पत्तों के सरफेस पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी को हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं, और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो प्लांट्स के अंदर जाता है। वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। और जो प्लांट्स को वाटर चाहिए वो कहाँ से इसको मिलता है? मिट्टी से मिलता है। मिट्टी में जो वाटर प्रेजेंट होता है, या तो हम लोग ऊपर से पानी डालते हैं तो मिट्टी में ही डालते हैं ना, तो वो वाटर इसके रूट्स के थ्रू प्लांट के अंदर चले जाता है। सनलाइट इज अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। सनलाइट जो है वो दिन के समय अवेलेबल होता ही है। क्लोरोफिल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द इसेंशियल फॉर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। इज़ द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट। ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन प्लांट के लीव्स में पाया जाता है। यहाँ पर आपका 2 लाइन इंपॉर्टेंट है। पहला है स्टोमाटा का डेफिनेशन, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, और दूसरा है क्लोरोफिल का डेफिनेशन, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा अंतिम तक। अब देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बताया गया है जो कि फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे जगहों से भी फूड लेते हैं। सम प्लांट्स नीड एक्स्ट्रा फूड इन एडिशन टू व्हाट दे प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको एक्स्ट्रा फूड का जरूरत पड़ता है। फोटोसिंथेसिस से जो फूड बनता है ना उससे उनका पेट नहीं भर पाता है। दीज आर प्लांट्स डेट ग्रो इन पुअर सॉइल विच लैक्स नाइट्रोजन सॉल्ट्स। आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन सॉल्ट का होना बहुत ज़रूरी है मिट्टी में, लेकिन जो पुअर सॉइल होता है ना, जो खराब मिट्टी होती है, उसमें नाइट्रोजन सॉल्ट की कमी होती है और वहीं पर ऐसे प्लांट्स उगते हैं। दे गेट देयर एक्स्ट्रा नरिशमेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। और जो एक्स्ट्रा फूड उनको चाहिए ना, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन उनको चाहिए, वो कीड़ों से लेते हैं, इंसेक्ट से लेते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे कैसे। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो कि इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, कीड़ों को फंसा लेते हैं और उसको खा लेते हैं, ऐसे प्लांट्स को हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है। वीनस फ्लाईट्रैप एंड पिचर प्लांट आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का 2 एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। एक है वीनस फ्लाईट्रैप जिसका फोटो यहाँ पर है, और एक है पिचर प्लांट जिसका फोटो यहाँ पर है। ये क्या करते हैं? इंसेक्ट को फंसा लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंसेक्ट फंसा हुआ है, और जो एक्स्ट्रा फूड इनको चाहिए होता है ना, इसी इंसेक्ट से वो ले लेते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट इन देयर स्टिकी लीव्स विच हैव स्पेशल शेप्स। ये कीड़ों को कैसे फंसाते हैं? इनका जो लीव्स होता है ना चिपचिपा होता है और एक स्पेशल शेप का होता है। जैसे कीड़ा यहाँ पर आके बैठता है वो उसमें चिपक जाता है और उसके बाद इसमें फंसकर रह जाता है। द इंसेक्ट गेट सफोकेटेड व्हेन दे आर ट्रैप्ड इन द लीव्स एंड डाई। जो इंसेक्ट होता है, जो कीड़ा होता है, इसमें आकर सफोकेट करने लगता है, सांस नहीं ले पाता है और इसमें आकर वो मर जाता है। द बॉडीज ऑफ दीज इंसेक्ट आर देन ब्रोकन डाउन, डाइजेस्टेड एंड कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। उसके बाद इसके बॉडी का ब्रेक डाउन होता है, इसको कंज्यूम कर लेता है ये प्लांट, और जो भी एक्स्ट्रा नरिशमेंट इसको चाहिए वो उसको मिल जाता है। यहाँ पर एक डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, और एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। अब चलिए हमारे अगले टॉपिक पर आते हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। मतलब नए प्लांट्स का जन्म कैसे होता है उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग को डिटेल में जानना है। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस टू मेंटेन देयर रेस एंड नंबर ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग थिंग्स हमारे धरती पर हैं सभी अपनी प्रजाति और अपनी संख्या को बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं।
द प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ऑन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन वही प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना, अपने ही जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ऑन काइंड। प्लांट्स भी अपने जैसे दूसरे प्लांट्स को जन्म देते हैं। दे डू सो मेनली इन 2 वेज, और वो ऐसा 2 तरीकों से करते हैं। पहला मेथड क्या है? रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, मतलब सीड्स के थ्रू यानी कि बीज के थ्रू नए प्लांट्स का जन्म होता है। और दूसरा है रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम, स्टेम कटिंग, रूट, लीफ। प्लांट के जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू भी नए प्लांट्स का जन्म होता है। तो दोनों मेथड के बारे में हम लोग को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है। आज के क्लास में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, और अगले क्लास में हम लोग रिप्रोडक्शन के दूसरे मेथड से पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए आज के सबसे अंतिम टॉपिक पर आते हैं, रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, मतलब सीड्स के थ्रू नए प्लांट्स का जन्म कैसे होता है। द सीड्स ऑफ ए प्लांट यूजुअली डेवलप इनसाइड द फ्रूट। ज़्यादातर प्लांट्स में जो सीड होते हैं ना, कहाँ पर पाया जाता है आपको पता होगा? फ्रूट के अंदर में ही सीड आपका डेवलप होता है। एज द फ्रूट राइपेंस, जैसे फ्रूट पकता है, फल पकता है, द सीड्स बिकम मेच्योर। सीड्स जो होते हैं ना, उसके जो बीज होते हैं वो मेच्योर हो जाता है, मतलब उससे नया पौधा बन सकता है। दीज सीड्स गेट डिस्पर्स थ्रू वेरियस एजेंट्स लाइक एयर, वाटर, इंसेक्ट एंड ह्यूमन बींग्स। ये जो सीड्स होते हैं उनका डिस्पर्सल होता है अलग अलग तरीक़ों से। डिस्पर्सल का मतलब होता है अलग अलग जगह पर फैल जाना। ये जो सीड्स होते हैं अलग अलग जगह पर फैल जाते हैं। कैसे? एयर के थ्रू, हवा बहती है तो सीड जो होता है एक जगह से उड़कर दूसरे जगह चले जाता है। वाटर के थ्रू भी डिस्पर्सल होता है। इंसेक्ट जो होते हैं वो सीड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। और ह्यूमन बींग्स के कारण तो सीड का डिस्पर्सल होता ही है। हम लोग कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसका सीड को इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसके कारण भी डिस्पर्सल होता है। ऑल द सीड्स दैट ड्रॉप ऑन द सॉइल डू नॉट ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग सीड्स को सिर्फ मिट्टी पर गिरा दें तो एक नए प्लांट्स का ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेनी ऑफ देम डाई ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशंस। उसमें से बहुत सारे सीड्स जो होते हैं ना वो मर जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन। उनको जैसा कंडीशन चाहिए ग्रो करने के लिए वैसा कंडीशन उनको नहीं मिल पाता है। अब देखिए वो कंडीशंस क्या क्या हैं। ओनली दो सीड्स विच गेट फेवरेबल कंडीशन लाइक अप्रोप्रिएट एयर, वाटर, सॉइल एंड प्रॉपर टेम्परेचर ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स। सिर्फ वैसे ही सीड ग्रो कर पाते हैं जिसको सही मात्रा में एयर मिलता है, सही मात्रा में वाटर मिलता है, अच्छा सॉइल मिलता है और उसके साथ साथ प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है। बहुत ज़्यादा गर्मी होगा या बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो भी सीड का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इस वाले डू यू नो में देखिए सेशल्स कोकोनट के बारे में बताया गया है, जो कि कोकोनट का ही एक टाइप है। द सेशल्स कोकोनट फाउंड ओनली इन द सेशल्स आइलैंड नियर अफ्रीका। अफ्रीका के नज़दीक एक आइलैंड है जिसका नाम है सेशल्स आइलैंड, और वहाँ पर एक कोकोनट का पेड़ पाया जाता है और उसका नाम भी सेशल्स कोकोनट ही रख दिया गया है। प्रोड्यूसेस द लार्जेस्ट सीड एमॉन्ग्स ऑल प्लांट, और इसमें सबसे ज़्यादा सीड पाया जाता है। बाकी के जितने भी प्लांट हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं ना, उससे ज़्यादा सीड इस वाले ट्री में, इस वाले प्लांट में पाया जाता है। द फ्रूट ऑफ दिस पाम ट्री लुक्स लाइक 2 कोकोनट्स ज्वाइन टुगेदर। और इसके जो फल होते हैं ना, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि 2 कोकोनट, 2 नारियल जुड़ा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल कोकोनट, और इसी कारण से इसको डबल कोकोनट भी कहा जाता है। लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। सीड से रिप्रोडक्शन कैसे होता है अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं, तो सीड के स्ट्रक्चर के बारे में जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और यही हमारा अगला सब टॉपिक भी है, स्ट्रक्चर ऑफ द सीड। सीड कैसे बना होता है इसको समझने के लिए एक छोटा सा एक्टिविटी यहाँ पर दिया गया है। टेक सम ग्राम और बीन सीड्स। आपको थोड़ा सा चना या बीन्स का बीज ले लेना है। सोक देम फॉर 10-12 आवर्स इन वाटर, और उसको पानी में डालकर रखना है 10 से 12 घंटों तक। नाउ पिक अप 1 सीड एंड ऑब्जर्व इट्स स्ट्रक्चर केयरफुली। एक सीड आपको लेना है और उसको ठीक से देखना है। उसमें आपको क्या क्या दिखेगा? We will notice that it has a hole that allows water to enter inside. यहाँ पर आपको एक होल दिखेगा जिससे वाटर जो है ना सीड के अंदर जा सकता है। This hole is known as micropyle, और इसी होल को हम लोग माइक्रोपाइल बोलते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है, The seed is covered by an outer layer called seed coat. और ये जो सीड होता है ना उसके ऊपर एक कवरिंग होता है। चना में आपको अच्छे से दिखेगा, जब आप चना को फुलाकर खाएंगे तो उसमें आप देखिएगा ऊपर से एक लेयर होता है, कवर होता है, और उसी लेयर को हम लोग सीड कोट बोलते हैं। इनसाइड द सीड कोट देयर आर
सीड लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कॉटलीडॉन्स। और इस सीड कोट को जैसे आप हटाएंगे ना तो उसके अंदर आपको सीड लीव्स मिलेगा, एक वाला ये वाला पार्ट हो गया और एक ये वाला पार्ट हो गया, और इसी दोनों पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉटलीडॉन। सीड लीव्स को हम लोग कॉटलीडॉन्स बोलते हैं। सम प्लांट्स लाइक पी, ग्राम, बीन्स हैव 2 कॉटलीडॉन्स whereas wheat, rice and maize have only 1 कॉटलीडॉन। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके सीड में आप देखेंगे 2 कॉटलीडॉन होता है, जैसे कि मटर हो गया, ग्राम यानी कि चना हो गया, बीन्स में आप देखेंगे तो आपको उसके बीज में 2 कॉटलीडॉन मिलेगा। लेकिन अगर आप गेहूं को देखें तो गेहूं सिंगल होता है, उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। राइस भी आप देखिए कि सिंगल कॉटलीडॉन होता है। मेज यानी मकई, उसमें भी आप देखिएगा सिंगल कॉटलीडॉन होता है। इनसाइड द सीड लीव्स देयर इज अ बेबी प्लांट, और इन दोनों सीड लीव्स के बीच में एक बेबी प्लांट होता है। द बेबी प्लांट हैज़ टाइनी रूट एंड अ टाइनी शूट। उसमें एक छोटा सा रूट भी होता है और एक छोटा सा शूट भी होता है। आपको पता होना चाहिए रूट क्या होता है और शूट क्या होता है। प्लांट का वह भाग जो कि ज़मीन के अंदर रहता है ना, उसको हम लोग रूट बोलते हैं, और प्लांट का वह भाग जो कि ज़मीन के ऊपर रहता है उसको हम लोग शूट बोलते हैं। द कॉटलीडॉन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। ये जो कॉटलीडॉन्स होते हैं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है फूड को स्टोर करके रखना बेबी प्लांट्स के लिए, ताकि वो ग्रो कर सकें। हमारा अगला सब टॉपिक है ग्रोथ ऑफ द प्लांट। अभी हम लोग देखें कि सीड्स के अंदर एक बेबी प्लांट होता है और उस बेबी प्लांट का ग्रोथ कैसे होता है उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है। द बेबी प्लांट स्टार्ट ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। ये जो बेबी प्लांट रहता है ना, वो ग्रो करके एक न्यू प्लांट बन जाता है व्हेन इट गेट्स अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर एंड द टेम्परेचर अराउंड इट इज नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। बेबी प्लांट तब ग्रो करता है जब सीड को अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलता है, जैसे कि एक खास मात्रा में एयर उसको मिलता है, एक खास मात्रा में वाटर उसको मिलता है, टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहेगा तो भी नए प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा, और बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर रहेगा तो भी नए प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। टू स्टार्ट विथ द कॉटलीडॉन प्रोवाइड्स फूड टू द ग्रोइंग प्लांट्स। शुरुआत में कॉटलीडॉन्स जो होते हैं ना, वही ग्रोइंग प्लांट को फूड प्रोवाइड करते हैं। लेटर ऑन, उसके बाद क्या होता है, द प्लांट स्टार्ट मेकिंग इट्स ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव। लेकिन बाद में जब प्लांट ग्रो कर जाता है तो वो अपने लीव्स के थ्रू, अपने पत्तों के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना फूड खुद से बनाने लगते हैं। इस वाले एक्टिविटी में बोला गया है कि आपको मूंग दाल को और व्हीट सीड्स को, गेहूं को पानी में डालकर रखना है 10 से 12 घंटों तक, और उसके बाद आपको निकालना है। फिर उसमें आपको देखना है कि क्या क्या डिफरेंसेस है उसके स्ट्रक्चर में। जब आप उसको निकालेंगे ना तो मूंग दाल जो है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन व्हीट सीड्स जो है, गेहूं का जो सीड है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो मूंग दाल है ना उसमें 2 कॉटलीडॉन्स होते हैं, और जो व्हीट सीड्स होता है ना उसमें सिंगल कॉटलीडॉन होता है। अब हमें सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है कि आखिर ये सीड जर्मिनेशन होता क्या है। तो इसको आसान भाषा में समझिए। अभी हम लोग देखें कि सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, और जब वो बेबी प्लांट सीड के बाहर चले आता है ना, इसी प्रोसेस को हम लोग सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, वी नो डैट अ प्लांट यूजुअली ग्रोज फ्रॉम अ सीड। प्लांट जो होता है यूजुअली एक सीड से ही ग्रो होता है। द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग दैट इज यंग प्लांट इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। वह प्रोसेस जिसमें कि एक सीड ग्रो करता है और डेवलप होकर एक सीडलिंग बन जाता है। सीडलिंग को हम लोग यंग प्लांट भी बोलते हैं, और इसी प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन कहा जाता है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब तक हम लोग जितना कुछ पढ़े उसमें आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। जब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर अ बेबी प्लांट टू ग्रो, एक बेबी प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या कंडीशन चाहिए, तो आप इसको लिखिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, अगर आपसे सीड जर्मिनेशन का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप इस लाइन को लिखिएगा। सीड जर्मिनेशन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इस वाले फोटो के थ्रू दिखाया गया है। ये वाला फोटो आपको एग्जाम में बनाने के लिए भी बोला जा सकता है, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीन सीड को मिट्टी के अंदर दबा दिया गया, उसके बाद इसमें से धीरे धीरे बेबी प्लांट का रूट निकल रहा है। ये रूट निकला यहाँ पर, उसके बाद ये जो बेबी प्लांट का शूट वाला पार्ट है ये धीरे धीरे मिट्टी से बाहर आया, और उसके बाद ये ग्रो करने लगा, इससे लीफ बाहर आ गया, और ये लीफ बाद में फोटोसिंथेसिस शुरू कर देगा, और उसके बाद यहाँ पर कॉटलीडॉन जो था वो डिसअपेयर हो जाता है। सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग। एक सीड जो होता है ना, उसको जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा तब तक वो डेवलप होकर सीडलिंग नहीं बनता है, एक यंग प्लांट में वो कन्वर्ट नहीं होता है।
लेट अस डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड। वो क्या क्या कंडीशन है जो कि बहुत ज़रूरी है सीड के जर्मिनेशन के लिए, मतलब एक नए बेबी प्लांट को उगने के लिए, उसके बारे में अब हम लोग डिटेल में समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। सीड जर्मिनेशन के लिए कैसा कंडीशन चाहिए इसको हम लोग इस वाले एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले हमें एक ही टाइप के सीड को 4 अलग अलग कंडीशंस में रखना है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस कंडीशन में सीड का जर्मिनेशन हो रहा है और किस कंडीशन में नहीं हो रहा है। सबसे पहला कंडीशन है कीप सीड ऑन मॉइस्ट कॉटन एट रूम टेम्परेचर। हमें एक कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको थोड़ा सा भिगा देना है और उसमें सीड को मोड़ कर रख देना है। दूसरा कंडीशन है कीप सीड्स विदाउट वाटर एट रूम टेम्परेचर। दूसरे कंडीशन में हमें सीड को बिना पानी के रूम टेम्परेचर में ही रख देना है। तीसरा कंडीशन है कीप सीड इन अ डिश कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर एट रूम टेम्परेचर। तीसरा कंडीशन है हमें रूम टेम्परेचर में ही वाटर के अंदर सीड को डुबा कर रख देना है। और चौथा कंडीशन है कीप द डिश हैविंग सीड्स ऑन मॉइस्ट कॉटन इन एन आइस बॉक्स और अ रेफ्रिजरेटर। और चौथे कंडीशन में हमें सीड को आइस बॉक्स में या फ्रिज में रख देना है। जब आप 4 से 5 दिन तक सीड्स को ऐसे ही कंडीशन में छोड़ देंगे ना, तो 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें सीड का जर्मिनेशन हो गया, लेकिन बाकी का जो 3 कंडीशन था इसमें सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। सिर्फ फर्स्ट कंडीशन में सीड का जर्मिनेशन इसीलिए होगा क्योंकि इसको जितना पानी चाहिए था इसको उतना ही पानी मिला, इसको हवा चाहिए था वो भी इसको मिला क्योंकि कॉटन का कपड़ा हम लोग यूज़ कर रहे थे, और इसको जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना ही टेम्परेचर इसको मिला। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा भी नहीं था और बहुत कम भी नहीं था। लेकिन अगर हम लोग दूसरे कंडीशन में देखें तो यहाँ पर हम लोग पानी थोड़ा भी नहीं डाले थे, तो इसको पानी का कमी हो गया जिसके कारण यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। यहाँ पर सीड को हम लोग पानी में डाल दिए थे तो इसको एयर नहीं मिल पाया, इसके कारण यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। और चौथे कंडीशन में हम लोग इसको आइस बॉक्स में डाल दिए थे, यहाँ पर इसको प्रॉपर गर्मी नहीं मिल पाया। सीड के जर्मिनेशन के लिए प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, ये बहुत ठंडा टेम्परेचर था, इसी कारण से यहाँ पर सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। इस वाले टेबल में आपको तीनों डिश के बारे में बताना है कि वो कौन सा कंडीशन मिसिंग रह गया जिसके कारण इन तीनों में सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कंडीशन प्रेजेंट। कंडीशन इसको कैसा कैसा मिल पाया, एयर इसको मिल पाया क्योंकि खुला था, इसको वार्मथ मिल पाया क्योंकि रूम टेम्परेचर में था, तो दोनों इसको मिला। लेकिन क्या नहीं मिल पाया, इसको वाटर नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर वाटर भरेंगे। उसके बाद दूसरे कंडीशन को आप देखिए, यहाँ पर इसको वाटर मिल पा रहा है क्योंकि पानी में हम लोग डुबा कर रखे थे कंडीशन सी में, और इसको वार्मथ भी मिल पा रहा है क्योंकि रूम टेम्परेचर में ही रखे हैं। लेकिन इसको क्या नहीं मिल पाया, इसको एयर नहीं मिल पाया क्योंकि ये पानी में डूबा हुआ था। उसके बाद अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पर एयर मिल पा रहा है, यहाँ पर वाटर भी मिल पा रहा है क्योंकि आइस बॉक्स में है। लेकिन यहाँ पर मिल क्या नहीं पा रहा है, किस चीज़ का कमी रह गया, यहाँ पर वार्मथ का कमी रह गया, WARMTH। यहाँ पर प्रॉपर इसको गर्मी नहीं मिल पाया जिसके कारण से सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाया। वी कैन दस कंक्लूड दैट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड करेक्ट वार्मथ आर नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। इस एक्टिविटी से हम लोग को पता चला कि सीड के जर्मिनेशन के लिए सही मात्रा में पानी का होना, सही मात्रा में हवा मिलना और सही टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। अगर ये अप्रोप्रिएट कंडीशन नहीं मिलेगा तो सीड का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा। इस वाले डू यू नो में देखिए बिस्ट्री के बारे में बताया गया है। बिस्ट्री को हिंदी में हम लोग भोजपत्र का पेड़ बोलते हैं। अ हेल्दी बिस्ट्री कैन प्रोड्यूस अप टू 1 मिलियन सीड्स अ ईयर। अगर एक हेल्दी बिस्ट्री की बात करें तो 1 साल में 1 मिलियन सीड्स इससे प्रोड्यूस हो जाता है। सोचिए कितना ज़्यादा अमाउंट में सीड का प्रोडक्शन करता है ये पेड़। यहाँ पर देखिए आपके लिए एक क्वेश्चन दिया गया है, इज इट पॉसिबल टू ग्रो सम प्लांट विदाउट सीड। क्या हम लोग किसी प्लांट को बिना सीड के ग्रो कर सकते हैं क्या? इसका आंसर आप कमेंट में लिखकर बताइएगा और इसी के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का पार्ट 2 भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो इसके अगले पार्ट का वीडियो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट ग्रुप्स है टेलीग्राम पर, उसको ज्वाइन कीजिए। इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए और इन सब के बदले में हम आपकी पढ़ाई को और भी ईजी और इंटरेस्टिंग बनाते रहेंगे। अब तक आपके साइंस के जितने सारे चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और इसके बाद वाले क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।